नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है सितंबर 22, 2023। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़ का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर हम कवर करने जा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर से। तो विमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। GS2 के अंदर से होने जा रही है ये। वीज़ा सर्विस पॉज्ड एमिड कनाडा टसल, ये कनाडा इंडिया से जो डिबेट चल रही है उसके ऊपर GS2 से होने जा रही है। साइलेंट किलर, इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री, ये फाइनेंशियल ईयर 24 की ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री है भारत की, यहां नापने जा रहे हैं GS3 के अंदर। परचेजेस ऑफ होम्स व्हीकल्स हैव डेंटेड सेविंग्स नॉट डिस्ट्रेस सेज फाइनेंस मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट है। तो ये GS3 से होने जा रही है। यहाँ RBI का डाटा आया है, उससे ये न्यूज़ होने जा रही है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत पा सकें। विमेन्स कोटा बिल क्लियर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया था और इस स्पेशल सेशन के अंदर 128वां संशोधन बिल लाया गया था भारत के संविधान के अंदर, और इस बिल का नाम दिया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल के तहत क्या होने जा रहा था कि जो महिलाएं हैं भारत के अंदर, उन्हें 1/3 सीटों में लोकसभा के चुनाव में, साथ ही साथ जो राज्य के विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके अंदर 1/3 सीटों पर रिजर्वेशन मिलेगा इस बिल के आ जाने के बाद से। तो ये बिल अब कल हमें न्यूज़ में देखने को मिला था कि ये लोकसभा में पास हो गया था, अब हमें देखने को मिल रहा है कि ये राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब जिसने कल हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया था तो मैंने समझाया था कि एक बिल, एक एक्ट कैसे बनता है। कल की आप वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अब यहाँ से ये लोकसभा से भी पास हो गया है और राज्यसभा से भी पास हो गया है। इसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इस पर असेंट देंगे, उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। इसके बाद ये बिल जो है ये एक्ट कहलाएगा। और इस बिल का नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है। इससे 1/3 सीटें जो हैं वो लोकसभा और विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा होती है, उसके अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। आपको इतना याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस न्यूज़ से मैं आपको बता दूं तो ये जो 1/3 सीटों का प्रोविज़न है महिलाओं के लिए आरक्षित करने का, ये हमें 2024 के चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। आपको याद रखना है ये हमें 2024 के चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा 2029 के जो चुनाव होंगे वहाँ से। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि कल का जो मैंने एनालिसिस करवाया था तो मैंने उसमें समझाया था कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हम नहीं देख सकते इसे 2024 के चुनाव में। आगे चलते हैं। इस न्यूज़ से यही था, बस आपको एक चीज़ और देखनी है कि राज्यसभा में इस पर कोई विरोधाभास नहीं हुआ और डायरेक्टली इसे पास करा दिया गया। वीज़ा सर्विस पॉज्ड एमिड कनाडा टसल। नए दर्शकों के लिए मैं शुरू से बता देता हूं कि क्या चल रहा है। तो कनाडा के अंदर एक निज्जर नामक खालिस्तानी समर्थक था, निज्जर इसका नाम था। इसकी हत्या कर दी जाती है और इसकी हत्या के लिए जो कनाडा की जांच एजेंसियां हैं, जो कनाडा की गवर्नमेंट है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आरोप लगाते हैं कि भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर, उनका इन्वॉल्वमेंट है इस किलिंग्स के अंदर। तो इससे भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने लगते हैं। उसी को लेकर जब पहला फैसला लिया जाता है कनाडा की तरफ से कि भारत का जो हाई कमीशन बैठता है कनाडा के अंदर, उसे निष्कासित कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है वहाँ से। इसके बाद क्या होता है, भारत भी यही करता है कि जो कनाडा का हाई कमिश्नर भारत के अंदर है उसे हटा देता है भारत। अब ये
आगे होता है, तो आगे अब क्या देखने को मिला है कि जो वीज़ा सर्विस है कनाडा के लिए भारत से, वो पॉज कर दी गई है, रोक दी गई है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर से कनाडा बहुत लोग जाते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे जाते हैं, साथ ही बहुत सारे वर्किंग लोग जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जो पंजाब प्रांत है वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग कनाडा पहुँचते हैं। तो अब अगर वीज़ा की सर्विस पॉज कर दी गई है, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बयान दिया है कि हमने जो सर्विसेज हैं वीज़ा इशू करने की, उन्हें हमने टेम्परेरीली अनेबल कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि जो सर्विसेज हैं, जैसे भारत का आदमी वहाँ पर जाकर काम करता है और भारत के लिए धन लेकर आता है, बाहर से भारत के लिए धन लेकर आता है, यहाँ का धन बढ़ाता है, यहाँ की ग्रोथ में मदद करता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कनाडा और भारत के बीच में अब जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो भी डिट्रॉइट होती जाएगी इस चीज़ के बाद से, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो कनाडा है उसके जो प्रधानमंत्री है उसने सीधा इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आरोप लगाया है। और इससे अगर हम डिप्लोमेटिक टर्म में समझने की कोशिश करें तो कनाडा इस वक्त ओपन मोड में है भारत के साथ रिलेशन खराब करने में। आपको ये चीज़ समझनी है। कनाडा का एक दावा है कि जो खज्जर है, खालिस्तानी है, ये इसकी हत्या कर दी गई है कनाडा के अंदर और ये इंडियन डिप्लोमेट्स द्वारा करवाया गया है। अब आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि जो भारत की सरकार है, तो भारत की सरकार क्या कहती है कि कनाडा जो सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तान का मैंने कल के न्यूज़पेपर में पूरा कवर किया है, कल के सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं 21 सितंबर के सेक्शन में, वहाँ खालिस्तान हमने पूरा कवर किया है। इसके बाद जब भारत की सरकार कहती है कि ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं, विभाजन करने की बात करते हैं, और कनाडा की गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्हें श्रेय देती है। जो भी ये प्रोटेस्ट करते हैं भारत के खिलाफ, भारत के तिरंगे को जलाते हैं, और कनाडा की गवर्नमेंट बस मूक दर्शक बन के देखती है और इन्हें सपोर्ट करती है उल्टा इन पर एक्शन लेने के लिए। तो ये भारत की तरफ से कहना है। तो देखने को हमें क्या मिल रहा है बेसिकली कि कनाडा और इंडिया का रिलेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटोरेटेड हो चुका है और ये एक खराब कंडीशन पर चल रहा है। आगे हम चलते हैं अब साइलेंट किलर। तो ये एडिटोरियल सेक्शन के अंदर से हमें देखने को मिल रहा है, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं इसे। तो आपको शुरू से मैं बताता हूं। तो 2019 की एक डाटा को यूज करके एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस रिपोर्ट। ठीक है, तो जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस रिपोर्ट है WHO की, ये 2019 की है। तो इसमें कहा गया है कि भारत के अंदर हार्ट अटैक जो है, दिल का दौरा पड़ना, ये सबसे लीडिंग कॉज है डेथ और डिसेबिलिटी का आ जाने किसी भी इंसान के अंदर। तो आपको याद रखना है कि ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट है WHO की 2019 की। तो ये कहती है कि भारत के अंदर जो डेथ और डिसेबिलिटी का लीडिंग कॉज है, सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है, तो वो है हार्ट अटैक। अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल से के लिए लिखा गया है। ये कहते हैं शुरू में कि जो हाइपरटेंशन है ग्लोबली, तो हमें ग्लोबली को देखने में मिलता है कि जो हाइपरटेंशन की सिचुएशन होती है उससे 3 में से 1 इंडिविजुअल ग्रसित है। और अगर हम बात करें एडिक्वेटली कंट्रोल करने की, तो 5 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं। हाइपरटेंशन से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। आपको सिंपली याद रखना है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर अनइवन रहेगा, जब बढ़ेगा बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये सब हाइपरटेंशन की सिचुएशन में हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि जब WHO की अभी 19 सितंबर को रिपोर्ट आई है एक निकल कर, उसमें ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत सारी बात कही गई है और ये कहा गया है कि देश, जो भी देश हैं, वो इसे कंट्रोल करने की दिशा में आगे काम नहीं कर रहे हैं। और देखने को ये मिल रहा है हर देश के अंदर से कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जो कि हमारी हार्ट की डिजीज़ होती हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। जो हार्ट अटैक हैं
और स्ट्रोक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हर देशों के अंदर। अब यहाँ ये बात करते हैं कि ऐसी हमें हाइपरटेंशन की सिचुएशन देखने को क्यों मिलती है। तो आपको याद रखना है कि डायबिटिक पर्सन कोई होता है जिसे डायबिटीज़ होती है, उसके अंदर हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर उसका अनइवन होता है। साथ ही मोटापा भी जो है वो भी हाइपरटेंशन की सिचुएशन को बनाता है। पुरानी जिसने WHO की रिपोर्ट्स देखी हैं तो उसे पता है कि WHO की एक ओबेसिटी पे भी रिपोर्ट आई है जिसमें WHO ने कहा है कि भारत के अंदर भी ओबेसिटी 1990 के बाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो मोटापा है वो भारत के अंदर ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी को लेकर जो भारत की खाने की एजेंसियां हैं तो इन्होंने क्या किया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैंटीनों से, स्कूल की कैंटीनों से हटा लिया है। जो भी हमारा फास्ट फूड की कैटेगरी में आता है उन्हें स्कूल की कैंटीनों से हटाने का एक तरह से निर्णय लिया था, ये इस ओबेसिटी से लड़ने के लिए। इसके बाद रीज़न है टोबैको कंट्रोल का। जो टोबैको खाते हैं उसकी वजह से भी हमें हाइपर ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है टोबैको। और आपको याद रखना है कि भारत के अंदर टोबैको यूजर्स सबसे ज़्यादा हैं वर्ल्ड वाइड। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड टोबैको यूजर्स हैं। तो क्यों ये सिचुएशन बहुत सीरियस है भारत के लिए। इसके बाद ये अल्कोहल की भी बात करते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसकी वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने में दिक्कत महसूस होती है। अब जब 2019 का ये जो डाटा है जिसका मैंने आपसे बात की है, जो WHO ने अभी सितंबर 19 को रिलीज़ किया है, इसके अनुसार भारत के अंदर करीब 18.8 करोड़ लोग जो हैं जो कि 30 से 79 साल की कैटेगरी में आते हैं, 30 ईयर्स टू 79 ईयर्स की कैटेगरी में जो आते हैं। तो ऐसे 18.8 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर जिन्हें हाइपरटेंशन की सिचुएशन है। तो आपको ये समझ लेना है कि ये संख्या कितनी बड़ी है। अब इसमें से अगर देखें तो 37% ऐसे लोग हैं जिनकी दवा चल रही है, ठीक है, जिन्हें हमें पता चल चुका है कि हाँ इन्हें हाइपरटेंशन की सिचुएशन है। 30% ऐसे लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है इसी 18.8 करोड़ में, और 15% केवल ऐसे लोग हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल में ले आए हैं, अंडर कंट्रोल है जिनका ब्लड प्रेशर। तो ऐसे केवल 15% लोग हैं भारत के अंदर इन 18.8 करोड़ लोगों में जिनके अंदर हाइपरटेंशन है। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि भारत के अंदर से जब डाटा आता है निकलकर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा और निकल कर आता है कि जो स्ट्रोक आ जाने का इंसिडेंट है भारत के अंदर, स्ट्रोक का इंसिडेंट है जो भारत के अंदर हार्ट अटैक की वजह से भी आ सकता है या किसी अदर फैक्टर की वजह से आ सकता है। तो ये करीबन 108 से 172 लोगों को, अगर हम देखें 173 लोगों को 1 लाख लोगों में, 1 लाख लोगों में कम से कम 108 से 172 लोगों को ये पड़ता है पर ईयर। आपको याद रखना है कि ये कितनी बड़ी समस्या भारत के अंदर है। और भारत जो WHO की रिपोर्ट है तो वो कहती है कि कोई भी देश जो है वो इसे ख़त्म करने के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद ये बात करते हैं कि सॉल्ट कंजम्पशन की, कि जैसा देखा गया है कि भारत के अंदर भी कि नमक बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन जो WHO द्वारा सेट की गई लिमिट है वो 5 ग्राम पर डे ही है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, इससे भी बहुत कम खाना चाहिए हमें। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि भारत के अंदर 5 ग्राम से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नमक खाया जाता है पर डे। और इसकी वजह से जो 17% है, 30 में से 17% हाइपरटेंशन की सिचुएशन ज़्यादा नमक खाने की वजह से भारत के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद ये बात करते हैं कि WHO की एक टारगेट है कि हमें 2025 तक जो नमक का इंटेक है पॉपुलेशन के अंदर उसे 30% तक कम कर देना है 2025 तक। आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद ये बात करते हैं कि जब एक स्टडी ने बताया कि 4 इंडिया की ऐसी स्टेट हैं, 2021 की ये स्टडी है कि जहां पर हाई सॉल्ट और शुगर देखने को मिला है पैकेज्ड फूड आइटम के अंदर भी। आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि जो
पैकेज्ड फूड आइटम है भारत के अंदर, उनमें भी हाई सॉल्ट और शुगर हमें देखने को मिलता है। तो WHO क्या चाहता है कि सॉल्ट साथ ही साथ जो शुगर है इसका इंटेक भी इंसान कम करे, ताकि जो टारगेट्स हैं उन्हें रीच किया जा सके, इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल में लाया जा सके। अब आपको एक चीज देखनी है कि भारत के अंदर 2018 के अंदर इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव की लॉन्चिंग की गई थी, और इसमें हमें देखने को मिला है कि 5.8 मिलियन, करीबन 58 लाख हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं वो इसमें एनरोल्ड हैं, रजिस्टर हैं। इनके ऊपर इसकी अब जो सरकार को पता है कि ये 58 लाख लोग हैं, तो सरकार इनका इलाज कर रही है। और इनमें से जो 48% पेशेंट हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एनरोल्ड हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये गांव है, तो गांव में जो भी अस्पताल है छोटा सा, उसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ पे छोटी मोटी दवा हो जाती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर, एक टाउन के अंदर कोई हॉस्पिटल है जिसमें थोड़ा और ज़्यादा दवा हो जाती है। टर्शरी हो गई हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें ज़्यादातर सारी दवाओं का इलाज, सारी बीमारियों का इलाज संभव है। तो ये बात करते हैं कि भारत के अंदर करीबन 48% पेशेंट जो हैं इस सिचुएशन के, इस 5.8 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट के अंदर से 48% जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाते हैं, और 55% जो हैं वो हेल्थ वेलनेस सेंटर जाते हैं। 2021 तक का ये डाटा है, आपको ये चीज़ समझ लेनी है। अब सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों हमें हाइपरटेंशन से ज़रूरी है लड़ना। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो दिल होता है, दिल ही पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है ब्लड पंप करवा के। हार्ट हमारा जो होता है, यहाँ से पूरी बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है ब्लड के अंदर, तो ये सब काम हार्ट से होता है। अगर हम ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम तेल बहुत खाते हैं, तला हुआ बहुत खाते हैं, या हम नमक बहुत खाते हैं, या शुगर बहुत खाते हैं, तो देखने को क्या मिलता है कि इनकी जो हमारे बॉडी के अंदर संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, और उस संतुलन के बिगड़ जाने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आता है, जिससे कभी भी स्ट्रोक हमें पड़ सकता है, या कभी भी हार्ट की कोई डिजीज, हार्ट अटैक भी हमें देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली इस एडिटोरियल से था। आगे हम चलते हैं, तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन से है ट्रैकिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है कि Q1 का भारत का डाटा निकल के आया है जीडीपी का। क्वार्टर क्या होते हैं? जो सरकारें होती हैं, तो सरकारों के लिए जो साल होता है वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जनवरी से नहीं शुरू होता, अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के मार्च में खत्म होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें टोटल 12 महीने हैं। हर महीने को हम 3 में अगर डिवाइड कर दें तो 4 क्वार्टर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब पहले क्वार्टर का डाटा आया है, पहले 3 महीने का, तो अप्रैल, मई और जून का भारत का डाटा आया है जीडीपी ग्रोथ का। और इसमें क्या कहा गया है कि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो भारत के अंदर 8% से ग्रोथ चल रही है, और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% पर चल रही है। आपको अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए नॉमिनल और रियल जीडीपी ग्रोथ के अंदर। तो जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के अंदर, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया जाता है, और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया जाता। आपको ये चीज़ याद रखनी है, नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे, उसे हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, और रियल जो जीडीपी ग्रोथ होगी उसमें हम इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं आपको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बता दूं और साथ ही अगर इन्फ्लेशन बता दूं तो आप रियल जीडीपी ग्रोथ निकाल सकते हैं। घटाकर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से आप इन्फ्लेशन को अगर घटा देंगे तो आपको रियल जीडीपी ग्रोथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि जो भारत का पहला क्वार्टर है उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो है 8%, ये नॉमिनल है, और 7.8% ये है हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ। इसके बाद ये बात करते हैं कि भारत के अंदर क्या देखने को मिला है पहले क्वार्टर के अंदर। आपको याद है एल नीनो की सिचुएशन चल रही है इस वक्त वर्ल्ड वाइड। एल नीनो की सिचुएशन देखने को हमें मिलती है वर्ल्ड वाइड।
अब एल नीनो मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। तो अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो साउथ अमेरिका जब देखेंगे तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, तो इसे हम कहेंगे ईस्ट पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर चाइल और पेरू दो कंट्रीज हैं, चाइल और पेरू, ठीक है। तो इनके यहाँ पर ये समुद्र का जो एरिया है, यहाँ क्या देखने को मिलता है नॉर्मल ईयर्स के अंदर, यहाँ देखने को मिलता है कि ठंडा पानी जो नीचे का है वो ऊपर आ जाता है। जो समुद्र के नीचे का ठंडा पानी है ईस्ट पैसिफिक ओशियन में, वो ऊपर निकल कर आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी निकल आते हैं और बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं। वो फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं, आदमी फिशिंग कर सकता है वहाँ पर। इसके बाद क्या होता है कि अब इससे क्या होता है यहाँ पर कि जो ईस्ट पैसिफिक ओशियन है हमारा, ईस्ट पैसिफिक ओशियन जो कोस्ट पर है हमारा चाइल और पेरू के, तो वहाँ पर अपवेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट आ जाता है। ये नॉर्मल ईयर का था। अब अगर मैं आपसे बात करूँ एल नीनो की, तो एल नीनो के अंदर क्या होगा, यहाँ पर गर्म पानी हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ ठंडे की जगह गर्म पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर गर्म पानी हो जाता है तो इसका असर भारत के ऊपर भी देखने को मिलता है कि भारत के अंदर जो मॉनसून होता है वो बिगड़ जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एल नीनो है तो भारत के अंदर जो मॉनसून है वो बिगड़ जाएगा। तो इस साल मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि इस साल देखने को क्या मिला है शुरू से साल के अंदर, कि सबसे पहले तो विश्व के अंदर एल नीनो की सिचुएशन देखने को मिली। उसके बाद जब भारत का मॉनसून आया तो पहली बात तो जो मॉनसून था एल नीनो की वजह से वो बिगड़ चुका था। और दूसरी चीज़ क्या देखने को मिली कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं मेडिटेरेनियन, जब आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो यूरोप में आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। तो मेडिटेरेनियन सी से भारत की तरफ सर्दियों के महीने में, भारत में जब सर्दियों का महीना होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मेडिटेरेनियन से सी से कुछ हवाएं आती हैं भारत की तरफ जो वर्षा लाती हैं सर्दियों में भारत के अंदर, उन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस साल क्या देखने को मिला है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सर्दियों में नहीं आया था भारत के अंदर, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है वो निकल कर आया है हमारा मॉनसून के साथ, जिसकी वजह से पंजाब में, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में हमें बहुत अनइवन बारिश देखने को मिली है। बाढ़ आ गई थी वहां पर, आपको याद होगा। इसके बाद क्या होता है कि अब वहां पर बाढ़ आ गई है, बाढ़ की सिचुएशन है। इसके बाद पहली सिचुएशन तो ये हो गई जिसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है भारत की वो रुकी है। दूसरी चीज, जो रुपये का दाम है डॉलर के टर्म्स में वो भी गिरता जा रहा है। इसके बाद जो टैक्स के रिवेन्यू स्ट्रीम है वो भी गिरता जा रहा है भारत के अंदर। टैक्स का जो रिवेन्यू है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे जा रहा है, और जब डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये के शेप की एक तरह से हमारी जो कर्व है, के शेप पैटर्न हमें मिल रहा है यहाँ पर भारत के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखने से क्या पता चलता है भारत के अंदर कि जो क्वार्टर हैं, तो क्वार्टर से हम पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ नहीं बता सकते। अभी ये हमारे पहले क्वार्टर का डाटा है। आपको डाटा मैंने क्या क्या दिक्कतें हैं भारत के अंदर इस वक्त वो समझा दी। इसके बाद जब अगला क्वार्टर चल रहा है तो देखने को क्या मिला है, उसमें भी दिक्कत देखने को मिली कि जो खारिफ की बुआई है भारत के अंदर से, तो उसमें दालों की बुआई कम हुई है, ठीक है। पल्सेस जो हैं वो कम उगाई गई हैं। इसकी वजह से ये भी हमारी जो ग्रोथ है इस पर ये फर्क लाएगा। अब आगे भी जो भी चीज़ देखनी होंगी। और लास्ट में क्या होता है कि जितने भी क्वार्टर होते हैं, जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, इन सब क्वार्टर के डाटा को, जो भी इनका जीडीपी का टोटल डाटा है, जैसे यहाँ हमने बताया कि जो क्वार्टर 1 का जीडीपी का डाटा है अप्रैल से जून तक का, तो ये 8% नॉमिनल है और 7.8% रियल है। तो इन सब के डाटाओं को जोड़कर, इनके सबके जो जीडीपी के डाटा हैं इन्हें सबको जोड़ दिया जाएगा, और इन्हें जोड़ने के बाद एक डाटा निकाला जाएगा ईयरली। एक ईयरली डाटा निकाला जाएगा, उसे 4 से भाग कर दिया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कि एवरेज भारत का जीडीपी कितना ग्रो किया है किस फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ से आप समझ चुके होंगे। और आज कुछ दिनों पहले, अभी कल के न्यूज़पेपर में हमने कवर किया है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भी भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, उसे कहा है कि
वो 6.4% पहले अनुमान कर रही थी एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत की जीडीपी को, लेकिन उसने 0.1% गिरा दिया है उस अनुमान के अंदर। और नया अनुमान जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए, तो वो 6.3% है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर अभी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है कि जो हमारा क्वार्टरली डाटाज हैं इनमें हमें अलग अलग तरीके से जीडीपी ग्रोथ दिखे, और फाइनल जो जीडीपी ग्रोथ वो हो सकता हो कि बहुत कम हमें देखने को मिल जाए। आगे हम देखते हैं, तो परचेजेस ऑफ होम्स व्हीकल्स हैव डेंटेड सेविंग्स नॉट डिस्ट्रेस। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है, और ये क्यों कहना है इनका, तो हम शुरू करते हैं। तो एक नया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा आया है निकलकर, जो क्या कहता है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, बचत है जो भारत के अंदर हाउस होल्ड की, वो गिर गई है। जो बचत होती है भारत के अंदर वो गिर गई है, और कितनी ज़्यादा गिर गई है, तो 50 सालों में सबसे ज़्यादा गिर गई है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो बचत है, सेविंग्स है, वो बहुत ज़्यादा गिर गई है भारत के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में, रुपए के टर्म पे, तो पहले भारत की सेविंग्स होती थी करीबन 16.96 ट्रिलियन रुपीस में। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात है। इतनी सेविंग्स होती थी भारत के हाउस होल्ड्स की। अब ये गिरकर कितनी हो गई है, 13.76 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये 5 डिकेड में बहुत ज़्यादा हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स गिर गई है। अब जो लाइबिलिटी है, जो बोरोइंग्स है, लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बोरोइंग्स, हमने जो उधार लिया है उसका जो हमें चुकाना है, तो वो हाउस होल्ड का बढ़ गया है 5.8% जीडीपी का। पहले कितना था पिछले साल, तो 3.8% था ये जीडीपी का। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है भारत के अंदर, तो ये एक बहुत पैनिक की सिचुएशन आपको भारत के अंदर देखने को मिल रही है। एक गलत सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि अगर वहाँ की सेविंग्स गिर जाए, इन्वेस्टमेंट गिर जाए, लेकिन वहाँ की जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो चुकाना है, वो बढ़ जाए, तो ये खराब सिचुएशन एक इकोनॉमी के अंदर मानी जाती है। अब यहाँ से जल्दी से हम सेविंग्स देख लेते हैं। सेविंग्स क्या होता है, तो सेविंग रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इनकम नॉट स्पेंट ऑन करंट एक्सपेंडिचर। पैसा हमने बचा लिया, बचत कर ली, ठीक है। दे आर ऑफन पुट इनटू सेफ एंड लिक्विड एसेट्स लाइक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में डाल दिया हमने, या फिर हमने सोना खरीद के उसे रख लिया, उसे सेव कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करती है हमारी सेविंग, अगर कोई हमारा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, कोई ऐसा खर्चा आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड था हमारे पास, तो ये उस खर्चे को निपटाने में हमारी मदद करती हैं सेविंग्स। तो सेविंग्स होना क्यों ज़रूरी है किसी इकोनॉमी के अंदर, आप समझ सकते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट देख लें कि पैसा जो है, जैसे 1 रुपया है, उससे क्या क्या किया जा सकता है। उसे हम सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर और बोरो करके इस रुपये को और बढ़ा सकते हैं, या हम बोरो कर सकते हैं। ये 3 सिचुएशन हम कर सकते हैं पैसे की। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आप समझ चुके होंगे कि हम इसे स्टॉक ले लें, बॉन्ड खरीद लें, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद लें, बिजनेस शुरू कर दें, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में जब लेबर लगेगी, तो लेबर के बाद ये हमें रिटर्न्स देगी, ये हमें पैसा देगी। उसी पैसे को हम थोड़ा पैसा खर्च करेंगे और थोड़ा पैसा फिर हम सेव कर लेंगे। तो ये एक साइकिल चलती रहती है इकोनॉमिक की। अब यहाँ पर बोरोइंग्स की बात है, तो बोरोइंग आप जानते हैं कि जो हम लोन लेते हैं बैंकों से या किसी अदर लेंडर से, उसे हम बोरोइंग्स कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि होम, कार बोरोइंग, ये स्टार्ट बिजनेस करने के लिए बोरोइंग्स ये बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जब ये रिपोर्ट आई है आरबीआई की, ये रिपोर्ट बहुत एक बड़ी चीज़ कह रही है भारत के अंदर, जो बहुत ख़राब चीज़ देखने को मिल रही है हमें कि जो सेविंग्स है भारत की वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। इसी में गवर्नमेंट जो है वो बचाव करती हुई नज़र आ रही है। एज ऑलवेज, हमेशा गवर्नमेंट अपना बचाव ही करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों ने कार खरीद लिया और अपने ऊपर खर्चा करने के लिए एसेट्स खरीद लिए, घर खरीद लिए, तो इससे इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो डाटा है सेविंग्स का, ये बेकार है। हमें एक तरह से इससे फ़ायदा ही हुआ है कि लोग जाकर कार खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं और घर खरीद रहे हैं। लेकिन
आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो एसेट्स हैं, जैसे एक कार है तो ये डिटरॉयटिंग एसेट है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये डिटरॉयटिंग एसेट है। ये आपने खरीद ली जाकर और आपने लाइबिलिटीज़ पे खरीदी। लाइबिलिटीज़ मतलब बोरो करके आपने खरीदी कि आपको बाद में इसे चुकाना है, लेकिन इसकी कीमत बहुत तेज़ी से गिरती जाएगी हर साल के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आती रहती है। तो हर साल के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि इसकी कीमत गिरती जाएगी, तो आपको डबल घाटा उठाने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर की बात है कि कार्स ले लेना एक तरह से हमारा एसेट है, तो ये गलत चीज़ है। एसेट नहीं है, ये हमारी सेविंग्स को ख़राब कर रही है। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मैंने आपको बता दिया, वो इस चीज रिपोर्ट को कह रही है कि बेकार है। मतलब रिपोर्ट ऐसे ही कुछ बता रही है। हमें खुश रहना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में आदमी सामान खरीद रहा है, घर खरीद रहा है और गाड़ियां खरीद रहा है। और लेकिन जब भारत की हम बात करेंगे तो बहुत पुराने समय से यही देखने को मिला है कि भारत के अंदर सेविंग्स बहुत हाई रहती है, और सेविंग्स हाई रहने की वजह से ही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाई है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।